है शादी मैरिज और डाइवर्स का। ये मेरे एक क्लाइंट है जिन्होंने अप्रोच किया है और इनका आज ही के दिन लास्ट ईयर शादी हुआ था और 1 साल के अंदर इनका सेपरेशन हो गया। उनकी वाइफ उनको छोड़ के चली गई है। ठीक है, इसमें देखते हैं सिचुएशंस क्या है, दशा क्या है, गोचर क्या है और क्यों ये सब हुआ है। बहुत एक्यूरेटली हम कर सकते हैं। अगर हमने प्रॉपरली एनालाइज किया तो बहुत एक्यूरेटली पिन पॉइंटेड रिजल्ट हम बता सकते हैं। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ये बेसिक यूजर्स के लिए नहीं है। जिसको नॉलेज नहीं है वो ये वीडियो उनको समझने आएगा। ये एस्ट्रोलॉजिस्ट के लिए है और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, और जो ऑडियंस उनको ऑलरेडी अच्छी नॉलेज है, अच्छी पकड़ है एस्ट्रोलॉजी में, एटलीस्ट 50% ग्रास्प पे, उनके लिए ये एंजॉय करेंगे। नहीं तो इनको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। यहाँ पे मैं नाड़ी यूज़ कर रहा हूँ, वैदिक यूज़ कर रहा हूँ, डिविजनल चार्ट्स यूज़ कर रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ और अष्टक वर्क यूज़ कर रहा हूँ। मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ और मल्टीपल स्कूल्स ऑफ थॉट से एक ही फैक्ट को मैं कंफर्म कर रहा हूँ। ठीक है, अब पहले इनका सातवां घर और वीनस, इनकी जो मैरिड लाइफ है वो हम चेक करते हैं। ठीक है, इनका लग्न कर्क लग्न है, सातवें घर मकर में पड़ता है। तो मकर का स्वामी जो है, सातवें घर का स्वामी शनि, वो बैठ गया 8वें घर में। ठीक है, 8वें घर में बैठना इतना अच्छा नहीं होता। ठीक है, 8वां घर स्ट्रेस का, सेपरेशन का और डिससेटिस्फैक्शन का कारक है। अगर आप देखो तो सैटर्न चंद्र के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, ये पुनर्पु दोष बोल के एक दोष को क्रिएट करता है जो मैरिज के लिए अच्छा नहीं होता, जो साइकोलॉजी के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि मून आपका मन का कारक है। ठीक है, तो ये शनि के साथ बैठने से ये बंदे को डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें होने की संभावना है। जो ऑलरेडी वो एक्सेप्ट करते हैं, उनको काफ़ी टाइम से ये सब है, डिप्रेशन भी हो जाता है। और ख़ासकर ये दोष 8वें घर में बैठ हो रहा है। बट आपको ये भी पॉइंट नोट करना पड़ेगा, शनि अपने ओन मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठा हुआ है। अगर यहाँ पे कोई और होता तो इसका दोष ज़्यादा होता, क्योंकि शनि अपने खुद की राशि में बैठा हुआ है, मूल त्रिकोण राशि में कुंभ में बैठा हुआ है। तो कुछ हद तक ये दोष कम हो जाएगा। बट अगेन ये लग्न का स्वामी है, अपना कर्क चंद्र लग्न का स्वामी है, कर्क का स्वामी है। तो लग्न भी अष्टम में बैठ गया तो ये बंदे को मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, फियर एंड ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा रहेंगे। और ये पुनर्पु दोष शादी को भी अफेक्ट करेगा, खासकर क्योंकि शनि मकर का स्वामी है, 7th लॉर्ड है। ठीक है, और अगर हम शुक्र को अगर हम एग्जामिन करते हैं, जो शुक्र नैसर्गिक कारक है शादी के लिए, ये सिंह में बैठ गए। सिंह राशि में शुक्र कंफर्टेबल नहीं रहता है। शुक्र और सन एनिमीज है, नैसर्गिक एनिमीज है। ठीक है, मैं जैसे पिछली वीडियो में बोला हूँ, मैं नाड़ी सिस्टम और वैदिक सिस्टम दोनों को यूज़ करूँगा। तो नाड़ी में ट्राइन एस्पेक्ट्स मतलब 5, 9 और 2, 12 और 7 एस्पेक्ट्स लेते हैं। शनि का जैसे 3, 10 एडिशनल एस्पेक्ट हो गया, मंगल का 4 और 8 हो गया, वो भी लेते हैं अलॉन्ग विद दैट। पर हर प्लैनेट का ट्राइन एस्पेक्ट्स मतलब 5, 9 और 2, 12 नेबरिंग एस्पेक्ट्स दोनों ही लेते हैं। तो यहाँ पे शुक्र बैठ गया सिंह राशि में, जहाँ पे वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। डिग्री वाइज भी 21 डिग्रीज पे शुक्र वीक हो गया। उनके पीछे सूर्य बैठ गया। सूर्य वैसे सेकंड हाउस का स्वामी है, बट मैरिज के लिए सूर्य कंजीनियल नहीं होते हैं, क्योंकि सूर्य हीट जनरेट करते हैं, ईगो क्लैशेस जनरेट करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, लड़ाई झगड़ा क्रिएट करते हैं। ठीक है, 2 सेकंड हाउस का स्वामी है जो शादी के लिए अच्छा होता है। फिर भी सूर्य जो गर्मी दे रहे हैं शुक्र को, ठीक है, उसके वजह से ईगो क्लैशेस होते हैं। हम देखते हैं ट्राइन में कोई प्लैनेट है कि नहीं। शुक्र की ट्राइन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो 1 केतु है और सप्तम में चंद्र और शनि है। ठीक है, केतु पंचम दृष्टि दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 शुक्र को। और डिग्री वाइज भी देखा जाए तो ये 21 डिग्रीज पे है, ये 26 डिग्रीज पे है। तो डिग्री वाइज भी देखा जाए तो केतु पंचम दृष्टि से शुक्र को देख रहा है। ठीक है, ये दृष्टि ठीक नहीं होता, क्योंकि डिग्री वाइज भी काफ़ी नज़दीक है। लेस देन 5 डिग्रीज और बोलते, और भी और लेस देन 5 डिग्रीज, अराउंड 5 डिग्रीज इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। केतु का नैसर्गिक तत्व है एंड करना, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था। राहु का तत्व है स्टार्ट करना, केतु का तत्व है एंड करना। ये एक साइकिल में काम करता है, ये स्टार्ट करता है, ये एंड करता है। जैसे चाइनीस में यिंग यांग है, जैसे ये स्टार्ट और ये एंड ऐसा करते हैं। तो केतु का दृष्टि जब शुक्र पर पड़ता है, इनको
फिजिकल रिलेशनशिप में डिसइंटरेस्ट होना, ओके, रिलेशन मैरिज में डिसइंटरेस्ट होना, जेंट्स है तो लेडीज़ में डिसइंटरेस्ट होना, लेडीज़ है तो जेंट्स में डिसइंटरेस्ट होना, वैरागी की तरफ जाना, ये सब शुक्र और केतु की जो कनेक्शन होता है इसमें आता है। इसके साथ साथ इसको चंद्र और शनि भी अष्टम से देख रहे हैं, ठीक है। चंद्र लग्न का लॉर्ड है तो वो अच्छा है वैसे, और शनि अष्टम का लॉर्ड है, सप्तम का भी है बट अष्टम का भी है, सेवन्थ लॉर्ड भी है और एट्थ लॉर्ड भी है। तो शनि में सेवन्थ और एट्थ दोनों की क्वालिटीज़ हैं। तो एट्थ लॉर्ड देखना, फॉर द टाइम बिंग एट्थ लॉर्ड होके देखना यहाँ पे शुक्र को, ये इट इज़ नॉट एट ऑल गुड। तो शुक्र को केतु की दृष्टि पड़ रही है और शनि और अष्टम और लग्नाधिपति का दृष्टि पड़ रही है। तो लग्नाधिपति का दृष्टि पड़ने की वजह से उनको फिर भी इंटरेस्ट है शादी में, ये एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। बट अष्टम का स्वामी का दृष्टि पड़ने से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बट ये सप्तम का भी है तो 50% इनमें सप्तम का भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, बट ये लोकेटेड है एट्थ हाउस से, तो ये एक बहुत बड़ी फैक्टर है। ये एट्थ हाउस से दृष्टि डाल रहे तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एस्पेक्ट शुक्र पे बहुत पड़ रहा है। दैट मीन्स शुक्र नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में शुक्र से वाइफ को देखते हैं तो वाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है ये कुंडली में, ठीक है। अगर मैं शनि को देखूं, शनि की ट्राइन में देखो तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 12वें घर का स्वामी शनि को देख रहा है पंच नवम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाइन्थ एस्पेक्ट से बुध 12वें घर का स्वामी शनि को देख रहा है तो सप्तम का लॉर्ड है। और अगर मैं इस तरफ गिनूँ तो जुपिटर भी 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5वीं दृष्टि से जुपिटर शनि को देख रहा है, ठीक है। डिग्री वाइज भी ये 12 डिग्री के करीब है, ये 17 डिग्री के करीब है, 5 डिग्री का डिफरेंस है। तो गुरु का भी इन्फ्लुएंस बहुत पड़ रहा है। और अगर ये कुंडली में देखा जाए तो गुरु बन गया 6वें घर का स्वामी और 9वें घर का स्वामी। 9वें घर का स्वामी होना अच्छी बात है, दैट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि 9th हाउस रिप्रेजेंट्स हाउस ऑफ लक, भाग्यस्थान बोलते हैं, तो ये ठीक है। बट ये 6वें घर का स्वामी भी है, 6वां घर शादी को नलीफाई करता है, कैंसिल करता है। एवरी द 12th हाउस फ्रॉम एवरी हाउस नलीफाइज दैट हाउस, ठीक है। ये केपी एस्ट्रोलॉजी का रिसर्च में ये फाइंड आउट किया गया है। हर घर का 12वां घर उसको नलीफाई करता है, उसको कैंसिल करता है। तो 6वें घर वैसे ही त्रिकस्थान, हमारे वैदिक में भी 6 से 12 त्रिकस्थान में आते हैं, ये अच्छे घर नहीं माना जाता है। तो 6th लॉर्ड का दृष्टि यहाँ पे शनि, नैसर्गिक शनि जो नेटल सैटर्न पे पड़ रहा है, ठीक है। और बट ये भाग्यस्थान भी है, तो इतना नेगेटिव क्यों है? नेगेटिव इसलिए है क्योंकि गुरु राहु के साथ बैठा हुआ है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। राहु कॉम्प्लिकेशंस, डिस्प्यूट्स, इरिटेशन सब क्रिएट करता है। तो यहाँ जुपिटर का डीएनए ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं दशा और गोचर में। दशा में चले जाइए, अभी करेंटली दशा चल रहा है तो 13 से लेकर 29 तक गुरु का दशा चल रहा है, ठीक है। और अंतरदशा इनका शुक्र का चल रहा है, गुरु का दशा अंतरदशा शुक्र का। तो गुरु तो वैसे ही 6th हाउस का लॉर्ड है, तो सेपरेटिव टेंडेंसी तो रहेगा ही रहेगा, मैरिज को कैंसिल करने की कोशिश करेगा ही करेगा। और शुक्र को देखिए, अगर शुक्र को हम देखते हैं तो पहले हम गोचर डिस्कस करते हैं, देन पहले हम दशा डिस्कस करते हैं, फिर गोचर डिस्कस करते हैं, और दोनों में ही बहुत ही परफेक्शन के साथ ये रिजल्ट आएगा कि ये पीरियड में सेपरेशन होना ही होना है। जो केस स्टडी ऑलरेडी हो चुके हैं उनको आप एनालाइज कीजिए और उसको लगाइए जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए दूसरे केस स्टडी में, तब आपको पता चलेगा कि ये शादी ये टाइम तक चलेगा और वहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो शुक्र, गुरु और शुक्र की पीरियड में इनका सेपरेशन हुआ है। शुक्र अगर हम देखो तो ये 2nd हाउस में बैठा हुआ है, एक्टिवेटिंग 2nd हाउस, जो अच्छी बात है। 2nd हाउस इज हाउस ऑफ फैमिली। 4th हाउस भी सुख स्थान है, ये भी घर का स्थान है, सुख स्थान है, ये भी अच्छा है, ठीक है। और अपना तुला 11th हाउस है। 11th हाउस फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स बोल के एक थियरी हम फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स बोल के लेते हैं, लाभ स्थान लेते हैं। बट भावत भाव में 6th फ्रॉम 6th 11th हाउस होता है, तो 1 2 3 4 5 6, यो 6th फ्रॉम 6th 11th हाउस को भी सेपरेटिव टेंडेंसीज होते हैं, ओके। केपी एस्ट्रोलॉजी और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में 11th हाउस को फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का लेते हैं, बट वैदिक में भावत भावम मतलब 6th से 6th 1 2 3 4 5 6, तो 6th से 6th जो 11th हाउस है, 6th हाउस की क्वालिटीज़ उनको आएंगे। तो ये 6th हाउस 11th हाउस ऑल्सो एक्ट्स लाइक ए 6th हाउस, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव आ गया, मतलब ये पॉजिटिव हुआ
सेकंड हाउस फैमिली का हाउस है, ये सुख स्थान है, ये भी अच्छी हाउस है, ये दोनों पॉजिटिव हुआ, बट यहाँ पे नेगेटिव हुआ। तो गुरु एज सच राहु के साथ बैठे हुए हैं फोर्थ हाउस में, सेपरेटिव टेंडेंसीज भी है, ठीक है। तो ये महादशा में, गुरु का महादशा काफ़ी लंबा होता है, ये महादशा में सेपरेशन होने का चांस है। बट ये शुक्र में ही क्यों हुआ? शुक्र में हमें दो हाउसेस खराब और दो हाउसेस अच्छे और एक हाउस खराब मिला है, तो इसमें सेपरेशन क्यों हुआ? इसके लिए हमें नवांश देखना पड़ेगा। ओके, D9 में अगर देखें तो जो गुरु का दशा है, गुरु यहाँ पे नीच का हो गया। ओके, 4 में मतलब कर्क में उच्च का होता है, मकर में नीच का होता है, तो गुरु नीच का हो गया मतलब शादी के रिलेटेड, क्योंकि ये नवांश में हुआ, ठीक है। अगर दशांश में होता तो प्रोफेशन के रिलेटेड होता, क्योंकि नवांश में हुआ, D9 चार्ट में गुरु नीच का हुआ, तो गुरु की दशा में हमें नीच का रिजल्ट ही मिलेगा, खराब रिजल्ट ही मिलेगा। बहुत सिंपल सा टेक्निक है, ठीक है। तो यहाँ पे गुरु हमें पॉजिटिव रिजल्ट शादी के रिलेटेड नहीं दे रहा। और अगर ये भी देखा जाए, मीन गुरु का राशि है जो 6वें में यहाँ पे है, तो 6th हाउस यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा, दैट मीन्स सेपरेशन और डाइवर्स और डिस्प्यूट यहाँ पे मेजर लेवल पे यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा। और यहाँ पे जुपिटर 3rd हाउस को भी दर्शा रहा है, ठीक है, धनु 3rd हाउस को भी दर्शा रहा, तो ये भी इट इज़ नॉट ए गुड हाउस। तो तुला लग्न के लिए गुरु बिल्कुल ही कारक प्लैनेट नहीं है, मैलेफिक प्लैनेट है। तो एस्टैब्लिश हो गया कि जुपिटर की दशा अच्छा नहीं है ना। अभी हम शुक्र को देखते हैं। शुक्र यहाँ लग्न में बैठा है, ठीक है, लग्नाधिपति है शुक्र, ये तो अच्छी बात है, लग्न का तो अच्छा होता है। बट अगर हम देखें तो ये 8th हाउस को भी दर्शा रहा है, 8th हाउस को दर्शा रहा है, और यहाँ पर राहु बैठा हुआ है, राहु एग्जॉल्टेड पोजिशन में, दैट मीन्स ये तलवार के जैसे एक्ट कर रहा है। 8th हाउस आते ही ये सेपरेशन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर में ऑलरेडी 6th एक्टिवेट हुआ है, यहाँ पे 8th एक्टिवेट हुआ, लग्न है बट इसके साथ साथ 8 एक्टिवेट हुआ है। ये हाउस के कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, क्योंकि यहाँ एग्जॉल्टेड है, ये स्वराशि है और ये एग्जॉल्टेड है। एग्जॉल्टेड प्लैनेट स्वराशि प्लैनेट से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो कंपैरिजन में देखें तो ये एग्जॉल्टेड है। इसके साथ साथ अगर हम देखा जाए, ठीक है, यहाँ पे नीच का चंद्र राहु को एस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, अष्टम को एक्टिवेट, अष्टम घर को एस्पेक्ट कर रहा है, मतलब देख रहा है नीच का चंद्र। तो ये हाउस भी बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डेंजरस हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ सूर्य भी देख रहा है। सूर्य, जैसे मैंने बोला था, नाड़ी में हम ट्राइन एस्पेक्ट्स, 212 एस्पेक्ट्स और रेगुलर एस्पेक्ट सारे लेते हैं। ये 9th सन 9th एस्पेक्ट से राहु को देख रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th एस्पेक्ट से सूर्य राहु को देख रहा है। और सूर्य यहाँ 11th का स्वामी है। जैसे मैंने बोला 11th हाउस भी 6th हाउस की क्वालिटीज़ लेके आता है, दैट मीन्स सन को सेपरेटिव टेंडेंसीज है यहाँ पे, ठीक है। तो सन यहाँ राहु को देख रहा है, तो ये केंद्र बिंदु बन रहा है। ओके, सन का और मून का, राहु केतु का तो 180 डिग्री पैरेलल एक्सिस रहता ही रहता है, उसके साथ साथ सन भी देख रहा है, मून भी देख रहा है, ठीक है, और गुरु भी देख रहा है 1 2 3 4 5। अगर देखा जाए तो ये जो घर है वो केंद्र बन गया, कितने 1 2 3 प्लैनेट्स का। ये गुरु भी नीच का गुरु देख रहा है इसको, देखिए नीच का चंद्र यहाँ देख रहा है। तो जब शुक्र का फेज आया, इसने तलवार के जैसा काट दिया। ओके, उनकी वाइफ उनको छोड़ के चली गई, सेपरेशन हो गया, ठीक है। अब ये हमने दशा में देखा, दशा है गुरु में शुक्र। अब यही चीज़ हम गोचर में देखेंगे। गोचर में देखा जाए तो बहुत सिंपल है। अगस्त 2023 अभी शनि कुंभ में वक्री होके करीब करीब 8-9 डिग्री पे गोचर कर रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे चंद्र के पास है। इसका मतलब ये 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है। ये पुरुष के लिए, ये पर्सन के लिए 7.5 का ये सेकंड फेज चल रहा है। पहला फेज मकर में था, फिर कुंभ, फिर मीन, ठीक है, ये सेकंड फेज चल रहा है 7.5 का। और इस कभी भी ट्रांसिट बिना अष्टक वर्ग के हम कंक्लूड नहीं कर सकते। बहुत सिंपल है, आप अष्टक वर्ग देखिए कुंभ में शनि का कहाँ पे, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, ठीक है। 4 के बिलो खराब माना जाता है, अबो 4 to 8 अच्छा माना जाता है। तो ये खराब था, ये एवरेज है, ये भी खराब है। बट प्रॉब्लम ये है, ये 7.5 के साथ साथ ये अष्टम शनि भी है, ठीक है, 8th शनि भी है, लग्न से 8th हाउस, 8th शनि अष्टम शनि भी है, ठीक है। तो अष्टम शनि होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होगा। उसके साथ साथ 7.5 भी है, ठीक है। ये शनि के एनालिसिस हो गए, शनि की गोचर के एनालिसिस हो गया। अभी आप देखिए, ये शनि क्या है, ये लग्न के लिए शनि है 7वें घर का प्लैनेट। तो 7वें घर का प्लैनेट 8वें में गया हुआ है, 7.5 में गया हुआ है, ठीक है। और
ये गोचर कर रहा है चंद्र के साथ और नेटल सैटर्न के पास जा रहा है। ये करीब 10 डिग्री पे या 17 डिग्री पे। और नेटल सैटर्न जो है, ट्रांसिट सैटर्न यहाँ पे, नेटल सैटर्न यहाँ पे। नेटल सैटर्न जो है वो अष्टम का स्वामी है यहाँ पे, तो 8th लॉर्ड को 7th लॉर्ड टच कर रहा है, तो ऑब्वियसली मैरिज में ब्रेक आना ही आना है। उसके साथ साथ यहाँ पे बुध देख रहा है, यहाँ पे गुरु देख रहा है, ठीक है, ये तो एस्पेक्ट आ ही रहा है। और अगर गुरु का गोचर देखे, गुरु यहाँ पे गोचर कर रहा है केतु को, और 20 डिग्री के ऊपर है तो ऑलमोस्ट केतु को टच कर रहा है। गुरु का स्ट्रेंथ हम यहाँ देखते हैं, गुरु का स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है, स्ट्रांग है, तो ये अच्छी बात है। और केतु का स्ट्रेंथ हम यहाँ देखते हैं, ये एवरेज स्ट्रेंथ है। तो जब भी मैंने बोला है केतु को टच करता है कोई भी प्लैनेट, वो एक चीज़ एंड करता है, ठीक है। ये पर्सन को ये पीरियड में प्रोफेशन में भी प्रॉब्लम होगा, जो उन्होंने कंफर्म किया, प्रोफेशन में भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उनका। और साथ साथ ये मैरिज को भी प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि से यहाँ पे गुरु को देख रहा है, केतु को देख रहा है, मतलब 1 2 3 तीसरी दृष्टि से स्ट्रांगली यहाँ पे देख रहा है। तो गुरु के ऊपर भी शनि का इन्फ्लुएंस है, केतु के, नेटल केतु के ऊपर भी गुरु का इन्फ्लुएंस है। तो गोचर और दशा दोनों के हिसाब से ये पीरियड बिल्कुल ठीक नहीं है। और इनका वैसे ही, इनका जो 7वें घर का स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है, तो इनका सेपरेशन इमीडिएटली हो गया। मोस्ट लाइकली ये वैसे ही चलेगा, और मोस्ट लाइकली इनका कोर्ट केस भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर का दशा जो है 6th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। 6th हाउस को एक्टिवेट यहाँ कर रहा है, और यहाँ पे भी 6th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। सिर्फ लग्न में, लग्न चार्ट में जरूर बस नहीं होता, हमें वो डिविजनल चार्ट, रेलिवेंट डिविजनल चार्ट में भी देखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे शनि वक्री हुआ है, मतलब 7वें घर 8वें घर का स्वामी यहाँ वक्री हुआ है। अगर मैं 8वें घर का स्वामी लूँ तो D1 में 8वें घर का स्वामी D9 में यहाँ पे वक्री होके 6वें में बैठा हुआ है, तो 99% इनका कोर्ट केस भी ये पीरियड में स्टार्ट हो जाएगा। गुरु दशा में इनका कोर्ट केस स्टार्ट होगा कंपलसरी, ठीक है। वो गुरु दशा काफ़ी लंबा है, उसमें कंपलसरी इनका कोर्ट केस होगा, डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये है मेरी एनालिसिस, ठीक है। और आप देखिए गुरु गोचर, और अगर आप ये देखो तो ये 6वें घर का स्वामी 11 डिग्री पे है, और अभी करेंटली गोचर 8 या 9 डिग्री पे है। तो एग्जैक्टली इसका डिग्री वाइज देखा हो तो ये एग्जैक्ट 11 डिग्री को अप्रोच कर रहा है, और एग्जैक्ट ये पीरियड पे परफेक्टली इनका सेपरेशन हो गया, क्योंकि 6वां घर शादी को कैंसिल करता है। तो ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी नेटल प्लैनेट और ट्रांजिट प्लैनेट को जब हम क्या कंपेयर करते हैं, रिजल्ट सही आ रहा है। दशा अंतर्दशा जुपिटर और शुक्र की, जुपिटर महादशा और शुक्र की अंतर्दशा से भी हमें रिजल्ट एक्यूरेट आ रहा है, क्योंकि शुक्र का अंतर्दशा में 8वें घर को एक्टिवेट कर रहा है। गुरु का अंतर्दशा में, गुरु का महादशा वैसे ही 6वें घर यहाँ पे भी, 6वें घर यहाँ पे भी एक्टिवेट कर रहा है, तो गुरु का दशा इनके लिए वैसे ही ठीक नहीं है। तो दोनों सिस्टम से हमें एक ही रिजल्ट आ रहा है, सेपरेशन, मैरिज एंड मोस्ट प्रोबेबली कोर्ट केस, ठीक है। ये है मेरी एनालिसिस। अब फिर से आप वीडियो देख सकते हैं, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा। थैंक यू।